अली हसन एक दूर दराज के गांव का रहने वाला था। उसका चेहरा खूबसूरत, लंबा कद, नौजवान और दिल का बहुत साफ था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, कभी किसी के खेत जोत देता, कभी मजदूरी कर लेता। उसके पास अपनी ज़मीन भी थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी थी, बस इतनी कि ज़िंदगी का पहिया चल सके। अभी उसकी शादी को चंद महीने ही हुए थे। उसकी बीवी का नाम सादिया था। सादिया खूबसूरत भी थी और तेज दिमाग भी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसके अंदर एक ऐसी चाहत, एक ऐसी तमन्ना पैदा हो चुकी थी जो कभी पूरी ना होती तो उसे बेचैन कर देती। सादिया की बचपन की दोस्त लैला थी। दोनों ने एक ही गली में खेल कूद कर बचपन का वक्त गुजारा था। लैला की शादी गांव के बाहर एक बड़े शहर में हुई थी। उसका शौहर अमीर आदमी था, अपने बिजनेस का मालिक। लैला का घर किसी महल से कम न था, ऊंचा, रोशन, नौकर चाकर से भरा हुआ। एक दिन सादिया ने अपने शौहर अली हसन से कहा, अली हसन, मुझे अपनी दोस्त लैला से मिलने जाना है। बहुत अरसा हो गया उसे देखे हुए, शहर चले? अली हसन ने पहले थोड़ा सोचा। उसे मालूम था कि शहर जाना आसान बात नहीं, खर्चे भी होते हैं, लेकिन बीवी के चेहरे की मुस्कान देखकर उसने रजामंदी का सर हिला दिया। ठीक है सादिया, कल हम शहर चलेंगे। उस रात सादिया बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि कल उसे एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। दिल में खुशियों के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वो अपने कपड़े तैयार कर रही थी, झूमर में तेल भर रही थी, खुशबूदार इत्र लगाकर सोई। सुबह होते ही अली हसन ने अपनी पुरानी सी झोला उठाई और सादिया के साथ गांव के स्टेशन की तरफ चला। रास्ते में खेतों के बीच हवा चल रही थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मगर सादिया की निगाह बस शहर के ख्वाब देख रही थी। स्टेशन पहुंचकर अली हसन ने रेल की टिकट खरीदी। दोनों ने सफ़र शुरू किया। रेलगाड़ी की खिड़की से सादिया बाहर के मंजर देख रही थी, नदियाँ, खेतों के बीच हिले होती फसलें, गांव के लोग। उसे लगा जैसे वो अपने पुराने संसार से निकलकर एक नए जहां में कदम रख रही है। 2 घंटे के सफर के बाद जब वो शहर पहुंचे तो सादिया की आंखों में हैरानी थी। शहर के बाजार रोशन, गलियां भरी हुई, हर तरफ भारी भरकम इमारतें। अली हसन ने एक ऑटो रिक्शा बुलाया और दोनों लैला के घर के तरफ रवाना हो गए। जब रिक्शा लैला के घर के सामने रुका तो सादिया की सांस अटक गई। उसने देखा कि सामने एक आलीशान बंगला था, जिसके दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। अंदर हरी भरी बगिया और गहरे रंग की बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। दरवाजा खुला और लैला बाहर आई। उसने सादिया को गले लगाया, प्यार से कहा, अरे सादिया, तुम आ गई, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। चलो अंदर चलो। अंदर का मंजर और भी हैरानकुन था। बड़ी बड़ी रोशनियां, सुंदर फर्नीचर, दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स, हर तरफ नौकर इधर उधर काम कर रहे थे। सादिया की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये सब लैला कैसे हासिल कर गई? दोनों दोस्त लंबी बातचीत करते रहे। लैला ने अपनी जिंदगी के आराम, सुकून और सहूलतों का जिक्र किया। सादिया मुस्कुराती रही, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, हसद की आग। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी से बहुत पीछे है। शाम को जब अली हसन और सादिया गांव वापस आए तो सादिया की सोचें बदल चुकी थीं। उसने दिल में सोचा, मैं क्यों गांव के छोटे से घर में गुजारा करूं? जब लैला इतने बड़े महल में रहती है तो मैं क्यों नहीं? अगली सुबह ही उसने अली हसन से कह दिया, मुझे भी शहर में घर चाहिए, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए। अली हसन ने घबराकर कहा, सादिया, हम गरीब लोग हैं, अल्लाह ने जो दिया है उसी में गुजारा करना चाहिए। शहर में घर लेना आसान बात नहीं, मुझे समझो। लेकिन सादिया का एक ही जवाब था, मैं शहर में ही रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझे शहर ले चलो। अली हसन की जिंदगी उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की जिद को कैसे रोके। घर का माहौल लड़ाई झगड़े का शिकार हो गया। हर रात कहती, हर सुबह कहती। आखिर एक दिन अली हसन खेतों में अकेला बैठा सोचने लगा। उसके दिल में दर्द था, या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये औरत मेरे सुकून को छीन रही है, लेकिन अगर इसे शहर नहीं ले गया तो ये मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अगला दिन अली हसन के लिए बहुत भारी था। गांव के कुछ लोग उसके खेतों पर आ गए, जिन्होंने जमीन खरीदनी थी। अली हसन ने बहुत बोझल दिल के साथ अपने आबाई खेत का बागचूद दिल टूटकर बिक्री की दस्तखत किए। उस खेत में उसके बचपन की यादें, उसके वालिद की कुर्बानियां और उसके अपने खून पसीने की निशानियां थीं। लेकिन बीवी की जिद के आगे उसने अपने जज्बात दबा लिए। जब अली हसन को पैसे मिले तो उसने एक लंबी सांस ली। उसे लगा शायद अब घर का माहौल बेहतर हो जाए, सादिया खुश हो जाए और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। पैसे लेकर वो सीधा घर गया और सादिया के सामने रखे। देखो सादिया, ये है मेरी जिंदगी भर की कमाई। इन पैसों से हम शहर में एक छोटा मकान ले सकते हैं, मगर याद रखना, अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा।
سعدیہ کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ اس نے خوشی سے علی حسن کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس مسکان کے پیچھے اب بھی ایک اور خواہش چھپی تھی جو وقت کے ساتھ سامنے آنی تھی۔ 2 دن بعد علی حسن اور سعدیہ شہر نکل پڑے۔ ہر جگہ دولت مندی کا شور تھا، اونچے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، چمکتے بازار۔ علی حسن نے بہت ڈھونڈا، مگر جتنے پیسے اس کے پاس تھے ان سے صرف ایک چھوٹا سا مکان ہی مل سکا۔ وہ مکان ایک تنگ گلی میں تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں، کمرے بھی صرف 2۔ علی حسن نے سوچا کم از کم سعدیہ خوش ہو جائے گی، شہر کا گھر مل گیا، اب اسے کسی چیز کی شکایت نہ ہوگی۔ لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب اسے ایک ملے تو دوسرے کا لالچ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ سعدیہ اپنی دوست لیلا کے گھر چلی جاتی۔ وہاں کی روشن عمارت، بڑی گاڑیاں اور نوکر چاکر دیکھ کر اس کے دل میں آگ بھڑکتی۔ جب گھر لوٹ کر آتی تو علی حسن کے سامنے شکایت کرنا شروع کرتی۔ علی حسن، تم نے دیکھا لیلا کے گھر میں کتنی سہولیات ہیں؟ اس کے پاس گاڑی بھی ہے، نوکر بھی ہیں، بڑا مکان بھی ہے۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ مجھے بھی وہی سب کچھ چاہیے۔ علی حسن تھک کر کہہ دیتا، سعدیہ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، نہ زمین نہ پیسہ۔ جو گھر ہم نے لیا ہے وہی میری طاقت کی انتہا تھی۔ اللہ کے دیے ہوئے حصے میں گزارا کرو۔ لیکن سعدیہ کا دل کبھی نہ بھرتا۔ اسے لگتا کہ اگر اس کے پاس بھی وہی دولت ہوتی جو لیلا کے پاس ہے تو اس کی زندگی بہترین ہوتی۔ دن رات علی حسن پریشان رہتا، دن کو مزدوری کرتا، رات کو سوچتا رہتا کہ سعدیہ کو کیسے خوش کرے۔ لیکن جتنا سوچتا اتنا ہی اس سے سمجھ آتا کہ اس دولت اور شوکت کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کئی دفعہ اس نے سعدیہ سے کہا، سعدیہ، انسان کی اصل دولت سکون ہے، اللہ کی رضا میں خوشی ہے۔ تمہارے چاہنے سے میں چاند تارے نہیں توڑ لا سکتا۔ میرے پاس جتنا تھا سب تمہاری خاطر قربان کر دیا، اب تم خوش کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن سعدیہ کے زبان پر ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، مجھے بڑی زندگی چاہیے، مجھے بڑا گھر، گاڑی اور نوکر چاہیے، میں لیلا سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی۔ علی حسن کے لیے یہ لفظ زہر بن گئے۔ اس کا دل دکھنے لگا، اسے لگنے لگا کہ جیسے اس کی زندگی میں سکون کا دریا سوکھ گیا ہو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ علی حسن شہر کے مشہور بازار سے گزرا۔ راستہ بھیڑ بھرا تھا، لوگ اپنی شاپنگ میں مصروف تھے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک کونے میں پڑی جہاں ایک کالا رنگ کا بیگ گرا ہوا تھا۔ علی حسن نے بیگ اٹھایا۔ جب اسے کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے نوٹ ہی نوٹ تھے، دولت کا سمندر۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ سعدیہ کی ضد، اس کی شکایتیں، اس کے آنسو، اور پھر اسے یاد آیا اللہ کا حکم، جو چیز تمہاری نہیں اسے اپنا لینا دھوکہ اور گناہ ہے۔ علی حسن نے بیگ لے کر گھر آیا۔ سعدیہ نے جیسے ہی پیسے دیکھے اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ علی حسن، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اب ہم بڑا گھر لیں گے، گاڑی لیں گے، نوکر رکھیں گے، یہ پیسے ہماری زندگی بدل دیں گے۔ علی حسن نے گہری سانس لی اور کہا، سعدیہ، یہ پیسے ہمارے نہیں، یہ کسی اور کے ہیں، مجھے انہیں اصلی مالک تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن سعدیہ چیخ کر بولی، پاگل ہو گئے ہو تم؟ زندگی بھر محنت کر کے بھی ہم اتنے پیسے نہیں کما سکتے۔ اب جب نصیب نے دیا ہے تو تم اسے واپس کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ برداشت نہیں کروں گی، یہ پیسے اب ہمارے ہیں۔ علی حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے سوچا، یہ عورت میری زندگی کو کہاں لے آئی ہے، یہ لالچ اسے برباد کر دے گا۔ علی حسن نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اگلے دن پولیس اس کے گھر آ پہنچی۔ بیگ کے مالک نے پیسے گم ہونے کی رپورٹ درج کرائی تھی اور تلاش کرتے کرتے پولیس کو علی حسن کے گھر کا پتہ چل گیا۔ جب پولیس نے بیگ تلاش کر کے وہاں سے نکلوایا تو علی حسن کا سر جھک گیا۔ اسے تھانے لے جایا گیا اور سعدیہ چیخ چیخ کر روتی رہی۔ لیکن اصل دکھ تو اس وقت ہوا جب سعدیہ کی سہیلی لیلا کو پتہ چلا۔ اس نے سعدیہ کو فون بھی نہیں کیا، نہ ملنے آئی، گھر کا دروازہ بند کر دیا اور رشتہ توڑ دیا۔ اب سعدیہ بالکل اکیلی تھی، شہر میں نہ کوئی اپنا، نہ کوئی رشتہ دار، شوہر قید میں اور لوگوں کی نظر میں چور کا تمغہ لگ گیا۔ علی حسن کو پولیس نے جب ہتکڑی لگائی تو اس کا سر زمین پر جھک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگ اس کا نہیں تھا، وہ چور نہیں تھا، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ شہر کے لوگ اب اسے چور کے نام سے پہچانتے۔ حویلی جیسی عمارتیں، بازار، گلیاں، سب جگہ افواہیں پھیل گئیں۔ علی حسن پیسے چرا کر پکڑا گیا ہے، اس کی بیوی بھی دولت کی بھوکی نکلی۔ علی حسن نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا امتحان اس قدر سخت ہوگا۔ جیل کی اندھیری دیواروں کے بیچ وہ اپنی قسمت پہ روتا رہتا، ہر رات اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ، میں نے غلطی نہیں کی، لیکن میری بیوی کی ضد نے مجھے اس مقام پر لا دیا، مجھے صبر عطا فرما۔
दूसरी तरफ सादिया शहर के छोटे घर में अकेली रह गई। पड़ोसी उससे बात करना छोड़ चुके थे। लोग उसे तंग नज़र से देखते जैसे वो भी चोर हो। उसने सोचा था कि पैसे उसकी ज़िंदगी बदल देंगे, मगर अब उसकी ज़िंदगी उलट गई थी। न दोस्त, न रिश्तेदार, न इज्जत। उसकी दोस्त लैला ने भी रिश्ते के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। रोज़ जब सादिया बाजार जाती तो लोग धीमी आवाज़ में कहते, ये देखो चोर की बीवी जा रही है। उसके दिल पर नोकें छुपती थीं। वो रातों को रो रो कर सो जाती, लेकिन अब आंसुओं का समुंदर भी ख़त्म होता जा रहा था। शहर की जिंदगी जो कभी उसके ख्वाब का हिस्सा थी, अब उसके लिए बोझ बन गई थी। उसे याद आता कि गांव का छोटा घर कितना सुकून भरा था। वहां अली हसन के साथ मिट्टी की खुशबू, खेतों की ठंडक और मोहब्बत भरी जिंदगी थी। लेकिन उसने उस सुकून को छोड़कर दौलत की ख्वाहिश की और आज वो खुद ही बर्बादी की दहलीज पर खड़ी थी। अक्सर उसके जहन में वो दिन याद आता जब लैला के महल को देखकर उसके दिल में आग भड़की थी। अगर उस दिन मैं सिर्फ शुक्र अदा करती और अली हसन की बात मान लेती तो आज ये सब कुछ ना होता। जेल में अली हसन के दिन पत्थर की तरह भारी थे। उसके साथ चोर, डकैत और कातिल बंद थे। वो सोचता रहता, मैंने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, लेकिन आज मैं भी उन्हीं के बीच खड़ा हूं। उसके दिल में एक ही गम था, सादिया। उसने अपनी सब कुछ सादिया के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन सादिया के लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अली हसन के बाल सफ़ेद होने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी बेबी को याद करता, उसकी मुस्कान को याद करता और आंसुओं में डूब जाता। महीने बीत गए। सादिया रोज़ जेल जाकर अली हसन से मिलती। अली हसन की आंखें उसे देखकर भी बोझल रहती। एक दिन उसने कहा, सादिया, तुम्हें याद है जब मैं कहता था कि सुकून दौलत से बढ़कर है? तुम्हें आज एहसास हो गया होगा। तुम्हारी जिद ने मुझे यहाँ पहुँचाया। सादिया के आंसू रुकते ही नहीं थे। उसने रोकर कहा, अली हसन, मैं गलती पर थी। मैंने लैला को देखकर हसद किया। मुझे लगा दौलत ही जिंदगी है, लेकिन असल दौलत तो तुम्हारी वफादारी और अल्लाह का सुकून था। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज हम दोनों इस अजाब में हैं। उस दिन सादिया के दिल पर पिघलती हुई मोहर लग गई। उसने समझ लिया कि हसद और लालच इंसान को सिर्फ बर्बादी तक ले जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद असली बैग का मालिक सामने आया और पुलिस को सबूत मिला कि अली हसन ने पैसे अपने लिए नहीं उठाए थे। वक्त के साथ उसकी छुट्टी हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी की इज्जत, उसका सुकून, सब कुछ मिट्टी हो चुका था। जब वो घर वापस आया तो सादिया उसके पांव पकड़कर रोती रही। अली हसन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जलील किया, तुम्हारी इज्जत खून की और तुम्हें जेल तक पहुंचाया। ये सब मेरी लालच का नतीजा था। अली हसन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, सादिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन याद रखना, दौलत और शौकत की भूख इंसान को कभी खुश नहीं कर सकती। शुक्र और कनात ही असल खुशी है। सादिया ने अपनी जिंदगी के दिन फिर से गांव की तरफ मोड़ दिए। उसने फैसला किया कि वो अब सिर्फ अल्लाह के दिए हुए नसीब में खुशी ढूंढेगी। उसे समझ आ गया कि दौलत सिर्फ घर को बड़ा बनाती है, लेकिन मोहब्बत और कनात ही घर को जन्नत बनाते हैं। हर वक्त उसके जहन में एक ही जुमला घूमता रहता, हसद एक आग है जो इंसान के दिल को जलाकर राख कर देती है। जिस कदर इंसान इसके करीब होता है, उतनी ही जल्दी वो बर्बादी का शिकार होता है। आज के ज़माने में ऐसे मंजर गांव के घरों का हिस्सा बन चुके हैं, जहां शहरों की चमक-धमक, ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और पैसों की दौड़ ने मासूम गांव की खवातीन को सबसे ज़्यादा धोखा दिया है। मगर असल हकीकत कुछ और है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जैसा बनाया है, उसमें ऐसे पोशीदा राज हैं जो इंसानी अकल का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो, उसकी तकसीम पर राज़ी रहो और अपने खाविंद की रज़ा को अल्लाह की रज़ा समझकर खुशी इख्तियार करो। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो चैनल EHMI 154 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके हमारे सफ़र का हिस्सा बन जाएं। जज़ाकल्लाह खैर।